नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे का। क्या दुनिया एक नए परमाणु संकट की ओर बढ़ रही है? क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने की दहलीज पर पहुंच चुका है या फिर सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है? मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच दुनिया की सबसे बड़ी चिंता अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। लगातार ऐसे दावे और आशंकाएं सामने आ रही हैं कि ईरान की परमाणु क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। दूसरी ओर पश्चिमी देश और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस कार्यक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि अब तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है, और यही वजह है कि सवाल सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का बन गया है। अगर भविष्य में ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक कूटनीति, सामरिक संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ सकता है। तो क्या दुनिया एक नए न्यूक्लियर दौर की ओर बढ़ रही है? क्या कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी या फिर परमाणु शक्ति की नई होड़ शुरू होने वाली है? ये तमाम सवाल जो हैं अब उठने लगे हैं। तो ऐसे में देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज़ में नए शिपिंग रूट से ईरान नाराज हो गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज़ में नए शिपिंग रूट से ईरान नाराज हो गया है। नए शिपिंग रूट पर IRGC का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें बिना बताए नया रूट बनाया गया है। तो ईरान कह रहा है कि उन्हें बिना बताए नया रूट बनाया गया है। जो रूट पहले से तय था वही अधिकृत है। तो नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर कार्रवाई की जाएगी। ईरान की तरफ से बड़ा बयान कि अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो ऐसे जहाजों पर हम कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर जो रूट पहले से तय है उसे ही अधिकृत माना है ईरान ने, और वहीं ये कह दिया गया है ईरान की तरफ से कि हमें बताए बिना एक नया रूट तैयार किया जा रहा है। तो हॉर्मुज़ में नए शिपिंग रूट को लेकर ये बयान आया IRGC का, और कह दिया है कि हम उस नए रूट को नहीं मानेंगे और अगर कोई जहाज यहां से गुजरता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो हमें बिना बताए नया रूट बनाया गया है। ईरानी कह रहा है नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर हम कार्रवाई करेंगे। ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो ऐसे जहाजों पर IRGC की तरफ से कार्रवाई होगी। हॉर्मुज़ में नए शिपिंग रूट से ईरान नाराज हो गया है। तो देखिए, नए शिपिंग रूट पर IRGC का बयान, और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है इसी मुद्दे को लेकर। ऐसे में चर्चा हम कर रहे हैं कि आखिर जिस तरह से हॉर्मुज़ में एक नया रूट तैयार हुआ है, एक ऑल्टरनेटिव रूट इसे हम कह सकते हैं। मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ आशीष साहिब जी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ दूसरे मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो पहला रिएक्शन साहिब सर से ही ले लेते हैं। साहिब सर, देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, ऐसे में ये माना जाए कि यहाँ पर हॉर्मुज़ में अगर एक ऑल्टरनेटिव रूट तय हो रहा है तो फिर किस तरह से इसे समझा जाए कि आखिर क्या कुछ ईरान करना चाहता है? क्या अमेरिका की प्लानिंग है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑल्टरनेटिव रूट तैयार करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही हो? जैन गीतू, ये तो अभी नहीं पता कि ये अल्टरनेटिव रूट की मीटिंग या प्लानिंग कहाँ हुई है, क्योंकि ये मुझे जहां तक जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक आई है, एक रैंडम शिप जो कि सिंगापुर फ्लैग का एक रैंडम शिप था जो दूसरे रूट से जा रहा था। अब उसके रीजंस नहीं पता है, क्योंकि अभी तक ये भी नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं कि AIS इसका ऑन था या ऑफ था, या IRGC ने कैसे डिटेक्ट किया कि ये दूसरे रूट पर है, और कैसे उन्होंने ये जनरलाइज कर दिया है कि दूसरा रूट, क्या और जहाज भी उस रूट पे गए हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा इससे बड़ा है। मुद्दा ये है कि अगर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बरकरार है, चाहे अभी 60 दिनों के लिए ही हो, लेकिन अगर वो बरकरार है तो IRGC को कोई अधिकार नहीं है कि कोई जहाज उस पतले से चिकन नेक जैसी जगह पे 2 नॉटिकल माइल या 3 नॉटिकल माइल नॉर्थ से या साउथ से जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है या ओमान की तरफ से जा रहा है, इस पे IRGC का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, कोई अथॉरिटी भी नहीं है। तो इसका मतलब कि IRGC जो ये बार बार इंसिस्ट कर रहा है, जो उसके प्रीमियर ने भी बोला कि 60 दिन के बाद हम वहां पे सर्विस फीस लेंगे, और वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट का जो अथॉरिटी एक बनाया है, पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, उसको किसी न किसी फॉर्म में फॉर्मलाइज करके और किसी किस्म का कंट्रोल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखेंगे वहां से निकलने वाले जहाजों पे, ताकि इनकी न्यूसेंस वैल्यू बरकरार रहे और किसी न किसी तरह से ये कुछ गलत तरीके से कुछ धन उगाही कर पाए।
वो इनकी मंशा फिर से री हो रही है और ये बहुत सीरियस मुद्दा है। ट्रंप के सिर्फ बोलते रहने से कि हमेशा के लिए फ्री रहेगा हॉर्मुज, कोई टोल नहीं लगेगा, और उसको लगातार आईआरजीसी के द्वारा ना सिर्फ वर्बली काउंटर करना, बल्कि अब उन्होंने फायरिंग करी है। इस सिंगापुर फ्लैगशिप पे उन्होंने जी। फायरिंग करी है, हालांकि कोई लॉस नहीं है। तो ये सीरियस है और इसको आने वाले दिनों में एस्केलेशन हो सकता है। जी बिल्कुल, यानी कि जिस तरह से अब ये ऑल्टरनेटिव रूट की बात तो कही जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ ईरान भी अब तैयार नहीं है होर्मुज को ऐसे ही छोड़ने के लिए। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल लगातार बना हुआ है। हमारे साथ रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर डी के गुप्ता भी बने हुए हैं। कमांडर दीवान सर, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल जो ये माहौल इस वक्त बना हुआ है, तो क्या माना जाए कि होर्मुज जिस तरह से टोल फ्री करने की बात कही जा रही थी, तो वो तो नहीं, कम से कम कुछ मिनिमल फीस ली जा सकती है मेंटेनेंस के नाम पर, जिस तरह से अक्सर अब हम चर्चा कर ही रहे थे। तो ये माना जाए ये एक बेहतर आइडिया है ईरान के लिए कि अगर हम मेंटेनेंस के नाम पर होर्मुज में कोई छोटी मोटी फीस वसूलते हैं वो उनकी तरफ से तय कर दिया जाएगा। तो ये एक तरह से कस्टम बन चुका है, ये तय हो चुका है कि होर्मुज अब बिना इस तरह की फीस के जो है जहाजों को अनुमति नहीं देगा। ऐसी कितनी संभावनाएं आपको लग रही है? गीतू जी, इसकी संभावना काफी ज्यादा लग रही है, क्योंकि ईरान इस जस्टिफिकेशन को लेके आगे चल सकता है। इंटरनेशनल लॉ की मैं बात करता हूं एक सेकंड में। इस कितना हमारे पे नुकसान हुआ है, हमारी नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, और नंबर 1। नंबर 2, हमने जो माइंस वगैरह लगाई हैं उनको निकालने को खर्चा है, और वो सेफ्टी पे आपकी सेफ्टली हर शिप पास हो सके तो वो हम मेंटेन करें, वो गारंटी हम दे रहे हैं, इसका हमें खर्चा चाहिए। तो मलाक्का स्ट्रेट में या बाकी दूसरी जगह पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ा खर्चा ऑयल प्राइस पड़ पड़ेगा, बर्डन भार नहीं पड़ेगा। क्यों? जो $2 मिलियन लेना चाहते हैं एक एलसीसी से, एक ऑयल कैरियर से, तो अगर वो समझो $75 पर बैरल था, तो एक 2 मिलियन कैपेसिटी होती है, 2 मिलियन बैरल्स उसकी वीएलसीसी की, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर की, उस जहाज की, उस पे $1 एक बैरल पे $1 बढ़ा, और कुछ खर्चे बढ़ाए $2-3 बढ़ा। तो ठीक है, FONS जो है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हाई सीज, उस प्रिंसिपल को ये ताक पे रखता है, गलत चीज है। लेकिन कमांडर भूषण सर, ये पहले तो नहीं था, ये पहले ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि एक नया ट्रेंड सेट होने जा रहा है। हालांकि जैसा आप बता रहे हैं ये इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन है, लेकिन उसके बाद भी ईरान इसी पर टिका हुआ है और बाकी देशों के पास ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए उन्हें ये फीस देनी ही होगी। फीस भी देनी होगी। मैं कहना ये चाह रहा हूं, देखिए कानून कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ये अनक्लॉज जो है, अमेरिका ने तो साइन ही नहीं किया है जी, अनक्लॉज। ये दूसरों को क्या बता रहे हैं? और सेकेंडली बात ये है कि अगर उनको स्ट्रेट्स को मेंटेन करना है, डेप्थ की प्रॉब्लम नहीं है। नेवी में क्या होता है, आप चैनल को मेंटेन करने के लिए ड्रेजिंग करते हैं, तो ये तो एक नेचुरल स्टेट है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं ये समझता हूं कि एक बायोमीडिया ये निकले कि विदाउट सेटिंग प्रेसिडेंट फॉर अदर सिमिलर स्टेट्स, हम एक लिमिटेड टाइम के लिए हम ईरान को दे रहे हैं, जब तक ईरान माइंस क्लियर नहीं कर लेता, जो भी कर लेता, ताकि ये प्रेसिडेंट ना बने, दूसरी स्टेट्स इस पे ना आए। और ये वाजिब रहेगा कि नुकसान बहुत हुआ है ईरान का, और ठीक है, पहले तो नहीं था, 28 फरवरी के पहले ये चीज अब है, हो रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टेट में ये लागू हो जाएगा। पर ये वाई मीडिया अमेरिका को ईरान के साथ मान लेना चाहिए, इसमें बहुत भारी खर्च नहीं पड़ेगा, मैं समझता हूँ, और ये ठीक रहेगा जी। यानी कि अमेरिका को ये बात मान लेनी चाहिए। डॉक्टर डी के गुप्ता जी, आपको कितना सही लगता है कि अमेरिका के पास शायद ऑप्शन भी ना बचे, इसलिए उनके पास रास्ता कोई है नहीं, तो ईरान जो ये मिनिमल फीस लेना चाहता है उसके लिए एक्सेप्टेंस जो है वो दे देनी चाहिए? जय हिंद। इससे एक चीज और भी तो हो सकती है कि अमेरिका और ईरान के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो कि फीस लगाओ। समझिए डिप्लोमेसी में अंदर क्या होता है और बाहर क्या, क्योंकि अमेरिका की हमेशा इंटेंशन रहती है कि एक आबाद पैनल न मिले इंडो पैसिफिक को, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल जो परचेस करता है, सबसे ज्यादा कम पैदा करता है 18%, वो इंडो पैसिफिक है, और दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल जो परचेस करता है 40% के लगभग वो इंडो पैसिफिक है। और इस समय जो दुनिया का इंजन ग्रोथ है नॉर्थ अटलांटिक के बाद, अगर हम फाइनेंशियल मैटर्स में देखें तो इंडो पैसिफिक है जो कि भाग रहा है, और अमेरिका की धाक
हेजेमोनी, डोमिनेंस सबको चैलेंज कर रहा है। और उसके पीछे ही पूरा थिंक टैंक अमेरिका का लगा हुआ है। और अमेरिका के यहाँ एक केक का पाई उठा के खा लेते होंगे ट्रंप, जब ये तो होता होगा कि कुछ प्रॉब्लम हॉर्मुज में हो रही है। तो अभी जो मैं रीड कर पा रहा हूँ, जो मेरी थ्योरी करे कि ईरान वही सारी चीजें कर रहा है। जैसे अभी मैं जस्ट आपके चैनल में बैठे स्टूडेंट न्यूज पढ़ रहा था, और उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के जो गवर्नर है उन्होंने कहा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है अमेरिकन गुड्स खरीदने में, बस अगर क्वालिटी एक्सपीरियंस है उसको अगर माप पे खरा उतरता है तो। मतलब जो भी चीजें अपनी ऑडियंस को, जो वहां के आईआरजीसी कमांडर्स हैं या जो कमांडर्स अमेरिका के अंदर तो काम कर रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं ईरान के लिए, वो सारी धीरे अब ग्रेजुअली वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।